Good evening, students. Today we will going to learn the subject called Legal Aptitude for CS Foundation. Actually, the name of this whole subject is Legal Aptitude and Logical Reasoning. The subject carries 15 marks for your exam of CS entrance test, that is CSEET. So in that subject, the legal aptitude part carries 30 marks. So what we are going to do today is to start with the first topic of your legal aptitude. The topic talks about Indian Contract Act 1872. So this is what the first topic what we are going to learn today. Understand कि क्या है इस टॉपिक में. ये एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, why this act got amended or it is being used when we do any kind of business. जैसे ये वर्ड सुना है, कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड सुना है, एग्रीमेंट भी वर्ड हमने सुना है. हम घर परचेज करने जाते हैं तो हम घर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर एग्रीमेंट कॉपी यूज होती है. ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन अपने घर का करते हैं तो हम बोलते हैं कि घर का एग्रीमेंट पेपर लेके आओ. ठीक है, तो एग्रीमेंट ये वर्ड हमने सुना है, कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड हमने सुना है. अंडरस्टूड. बट व्हाट डज इट मीन? ये क्या है, क्यों यूज होता है और इसके लिए ये कानून जो बनाया गया है उसका पर्पस क्या है. ठीक है, ये सब चीजें हम इस वाले टॉपिक में क्या करेंगे, कवर करेंगे. अब जैसे वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक तो कुछ टर्म्स यहां पर यूज हो रहे हैं जैसे कि ऑफर. ऑफर, ठीक है, दिस ऑल टर्म्स. फिर उसके बाद आएगा एक्सेप्टेंस. ऑफर, उसके बाद क्या है, एक्सेप्टेंस. दिस ऑल आर द टर्म्स. जैसे कि और भी हो सकता है थर्ड वर्ड जो है कंसीडरेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन इट वेरी केयरफुली क्योंकि ये सब टर्म, इनफैक्ट ये होल टॉपिक तुम्हारे लिए क्या है, नया है. अंडरस्टूड. लॉ तुम्हारे लिए नया है तो इसको तुम जितना ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ये टॉपिक तुमसे क्या होगा, कनेक्ट होगा. अंडरस्टूड. इसके लिए जो भी मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो. अंडरस्टूड. तो जैसे कि हमने टर्म लिखा ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, ये सब टर्म्स इस टॉपिक में यूज होगा. अंडरस्टूड. ठीक है, डायरेक्टली हम आते हैं इस पॉइंट पर दैट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्चेंटाइल और कमर्शियल लॉ. मतलब कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम और भी किसी नाम से बोलते हैं एंड दैट इज व्हाट, मर्चेंटाइल और कमर्शियल लॉ. ठीक है, अंडरस्टूड. अब हम देखेंगे ऑफर का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है और कंसीडरेशन का मतलब क्या है. ठीक है, सो द फर्स्ट इज व्हाट, ऑफर. क्या होता है, ऑफर क्या है? सिंपल टर्म. ठीक है, मैंने ये पेन तुमको ऑफर किया, खत्म. इतना ही मतलब है. दैट इज ओनली द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो मैंने ये पेन तुमको ऑफर किया. Now what you will do? You will accept this pen. So अगर तुमने accept किया तो वो हो जाएगा acceptance. वो क्या हो जाएगा, acceptance. मैंने ऑफर किया तो वो ऑफर है, आपने इस पेन को एक्सेप्ट किया तो वो हो गया एक्सेप्टेंस. अंडरस्टूड. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रॉमिस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है, प्रॉमिस. क्या बनता है, प्रॉमिस. ऑफर
plus acceptance. बार बार why I'm repeating it? Because it will be easy for you to understand कि जब मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑफर होता है प्लस क्या होता है एक्सेप्टेंस, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, प्रॉमिस, क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। अंडरस्टूड? ये प्रॉमिस वर्ड याद रखो क्योंकि जब हम एग्रीमेंट का डेफिनेशन देखेंगे, अंडरस्टूड, तो वहां पर ये वर्ड यूज होगा। तो प्रॉमिस का मतलब क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। वादा है, प्रॉमिस है, क्योंकि मैंने ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया। सर डाउट है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो देन इट विल नॉट बी अ प्रॉमिस, बिकॉज प्रॉमिस के लिए हमारी कंडीशन क्या है, देयर हैज टू बी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, देन ओनली इट विल बिकम प्रॉमिस, अदरवाइज इट विल नॉट, इट वोंट। अंडरस्टूड? तो दोनों होना चाहिए। फाइन, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, इसको और हम किस नाम से बुलाते हैं, मर्चेंटाइल, और किस नाम से बुलाते हैं हम, मर्चेंटाइल और कमर्शियल लॉ। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आता है ये कि व्हाट इट कैन बी मोर for Indian Contract Act, what are the terms are used for Indian Contract Act? तो the answer is what, mercantile और commercial law। तो ये कानून कब बना है, तो कानून बना है 1872 in the month of September, in the month of September। Understood? इसमें what we will going to learn more, जैसे कि अब अगर हम आगे बढ़े तो व्हेन वी से कॉन्ट्रैक्ट, जैसे जो मैंने बोला पॉइंट वो यहाँ पर मेंशन किया है कि व्हेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स, सो इट केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। क्लियर? ठीक है। नाउ व्हेन वी से कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेशन दिया है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडियन of contract according to Indian Contract Act 1872? तो section 2, understood, section 2 subsection H, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, section 2 subsection H। So what is the definition of contract? An agreement enforceable by law. So what is the definition of contract? An agreement enforceable by law. What is the meaning of this word enforceable? It means imposed. It means imposed. Imposed का मतलब पता है क्या होता है, आप पर मैं imposed कर रहा हूं that you need to do study, work hard so that you can achieve your goal. Imposed, ठीक है, that is the meaning of that word called enforceable। तो जिस एग्रीमेंट में लॉ है, लॉ imposed है, उस एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा सा इस समय कनेक्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एग्रीमेंट नहीं पता है कि व्हाट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एक बार एग्रीमेंट हमको समझेगा तो कॉन्ट्रैक्ट इजी वे में समझ जाएगा। इसके लिए एग्रीमेंट के डेफिनेशन पर ध्यान दो, तो यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वो है प्रॉमिस। अभी हमने पढ़ा प्रॉमिस मतलब क्या था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस।
अंडरस्टूड? तो मैंने आपको ऑफर किया, आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, देन इट विल बिकम व्हाट? प्रॉमिस। देन इट विल बिकम व्हाट? प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी प्रॉमिस, हर वादा, प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, हर वादा, एवरी प्रॉमिस, या एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट का मतलब यहां पर ग्रुप, हर वादा, जो भी तुमने वादा किया है, जो भी तुमने प्रॉमिस किया है, अंडरस्टूड? ठीक है, अगर उसमें कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन का मतलब यहां पर होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न मतलब बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अंडरस्टूड? रिटर्न में कुछ तो मिलना चाहिए, जैसे कि इफ यू गो टू परचेज अ फ्लैट, अंडरस्टूड? तो तुमने बिल्डर से घर खरीदा, बिल्डर को तुमने पैसा दिया, पैसे के बदले बिल्डर ने तुमको क्या दिया? घर। सो दोनों के लिए समथिंग इन रिटर्न क्या है? बिल्डर के लिए पैसा, तुम्हारे लिए घर, अंडरस्टूड? अगर ऐसा ना हो, तुमने पैसा दिया बट बिल्डर ने तुमको घर नहीं दिया, रियल एस्टेट वालों ने, ठीक है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो होते हैं, ठीक है, वो तुमको घर नहीं दे रहे बट तुमने उनको पैसा दिया था या दिया है, but they have not given you the flat or the house, understood? तो यहां पर consideration नहीं होगा, there is no consideration, the contract is illegal. Why? Because there is no consideration. something in return कुछ मिला ही नहीं, सर मैंने तो पैसा दिया बट मुझे घर नहीं मिला, अंडरस्टूड? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। ये भी एक वर्ड अभी हम पढ़ेंगे आगे, अंडरस्टूड? वॉइड हो जाएगा मतलब इलीगल, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं मिला है। यही सेम एग्जांपल को तुम रिवर्स में लेके जाओ, बिल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है, वो घर दे रहा है बट तुम पैसा नहीं दे रहे हो, तो उसको भी रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, अंडरस्टूड? तो कंसिडरेशन का मतलब क्या है? देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। अगर बदले में कुछ तो मिल रहा है, then you can say it is a consideration, then you can say the agreement or the contract is legal. अगर कंसिडरेशन नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो मतलब ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही वो एग्रीमेंट है, और आपका वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट लीगल होगा नहीं इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है, समझ में आया मेरा बात बच्चे लोग? वापस मैं रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन क्या बोलता है एग्रीमेंट का? सेक्शन 2 सब सेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, देखो ईच अदर, दोनों के लिए कंसीडरेशन होना चाहिए, then it is called agreement, understood? then it is called agreement. अब इसी एग्रीमेंट में अगर लॉ बीच में आ गया तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टूड? अब जैसे ये बिल्डर वाला और कस्टमर वाला एग्जांपल अगर तुमसे कनेक्ट हुआ, क्योंकि यहां पर हम जो भी चीज कर रहे हैं दैट इज लीगल, ये कोई नेचुरल लव, अफेक्शन या इमोशन नहीं है, बिकॉज दोनों लोग, बिल्डर हो या कस्टमर हो, दोनों का उसमें फायदा है, उसको घर मिल रहा है, इसको पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर जो भी हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन द कस्टमर एंड द बिल्डर, दैट इज लीगल रिलेशनशिप। किसी पर्सपेक्टिव से हम काम कर रहे हैं, किसी मकसद से हम काम कर रहे हैं, कुछ गोल है, कुछ पर्पस है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ मोटिव है,
इसके लिए बिल्डर हमको घर दे रहा है या हम घर उससे ले रहे हैं, उसको हम पैसा दे रहे हैं। अंडरस्टूड। बट अगर इसी चीज को हम एक इमोशनल रिलेशनशिप समझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन से a family love emotion between a father and a son, a mother and a daughter, understood। तो तुम्हारा फॉर टेक एन एग्जांपल कि बर्थडे था, अंडरस्टूड, तुम्हारा बर्थडे है और मॉम से डैड से तुमने बोला कि मुझे गिफ्ट दो या मुझे ये नई बाइक दो, और मॉम या डैड, ठीक है, तुमको वो चीज गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, सो व्हाट यू विल डू, यू विल सू ऑन देम, तुम उन पर केस करोगे? नहीं। अंडरस्टूड, दैट्स अ लॉजिक, बिकॉज ये तो लव अफेक्शन है, इमोशन है, प्यार मोहब्बत है ये, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप है। तो इसमें प्रॉमिस जो हुआ है वो फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल्स, ठीक है। यहाँ पर लव इमोशन कानून में आता नहीं है। तुमने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया अपने लिए, तुमने अपने फ्रेंड्स को बुलाया कि मेरे घर आओ फॉर डिनर, ठीक है, बर्थडे है मेरा, उसमें से तुम्हारे एक दोस्त नहीं आया बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन, तो व्हाट यू विल डू, वो उस दोस्त के ऊपर तुम कंप्लेन कर दोगे कि वो मेरे बर्थडे में नहीं आ रहा है, आई विल सू ऑन हिम और हर, ठीक है। सू मतलब क्या होता है? केस। यू कांट डू ना, ठीक है, ये चीजें लॉ के कैटेगरी में आती ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए जैसे बर्थडे गिफ्ट हो गया, फैमिली फंक्शंस में तुम नहीं गए, या कोई वादा मॉम डैड ने किया है वो अभी फुलफिल नहीं कर रहे हैं, 90% आ जाएगा तो गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा 90% नहीं आया तो गाड़ी हमको नहीं मिला तो मतलब क्या, हम उन पर केस कर देंगे? नहीं। अंडरस्टूड, वो पर्सपेक्टिव यहाँ पर नहीं चलता। लॉ बोलता है द रिलेशनशिप शुड बी व्हाट यू कैन से लीगल, इट शुड नॉट बी इमोशंस, इट शुड नॉट बी लव, इट शुड नॉट बी अफेक्शन, केयरिंग, वो चीजें लॉ में आती ही नहीं है। तो वो एग्रीमेंट है बट उसको, उसके टूटने पर कानून बीच में नहीं आएगा। लव इमोशन अफेक्शन वाला जो बातें हैं उसके टूटने पर कानून बीच में नहीं आएगा। लेकिन अगर घर वाला तुम एग्जांपल देखो, बिल्डर का और तुम्हारा, वो अगर तुमसे पैसा ले रहा है बट तुमको घर नहीं दे रहा है तो तुम बिल्डर पर केस कर दोगे ना, बिकॉज वहां पर लव इमोशन थोड़ी है, वहां पर तो प्रोफेशनलिज्म है। हमने हार्डकोर मनी आई हैव स्पेंड टू बाय दिस फ्लैट एंड इफ द बिल्डर इज नॉट गिविंग मी दैट फ्लैट तो आई विल सू ऑन हिम, अंडरस्टूड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट टूटा अगर तो तुम उस पर केस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ चीज जो इमोशंस है, अफेक्शंस है, वहां पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली रिलेशनशिप्स है वो अलग चीज है, बट व्हेन यू कम आउट फ्रॉम दैट जोन, व्हेन यू कम आउट फ्रॉम योर फैमिली इमोशन जोन, तुम मार्केट में आ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रैक्टिकलिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, वहां पर अगर कोई चीज ब्रेक किया तुमने, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, या हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट तुमने तोड़ा, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तुमने तोड़ा, ठीक है, तो तुम्हारे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जब हम बोलते हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मतलब ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, किस लॉ के तहत तुम मेरे पर कार्रवाई कर रहे हो, तो वो लॉ क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। अंडरस्टूड, समझा मैंने क्या कहा? इसके लिए मैंने कहा था कि एग्रीमेंट का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट इजी समझ में आएगा कि कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट है, जहां जिसके टूटने पर कानून बीच में आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अंडरस्टूड। एग्रीमेंट क्या है? वो तो एक वादा है, प्रॉमिस है, ठीक है, जिसमें कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न है, ईच अदर, दैट इज व्हाट एग्रीमेंट। अंडरस्टूड। इसलिए ध्यान देना, एग्रीमेंट के पूरे डेफिनेशन में ये वर्ड नहीं आया था। ये वर्ड को मैं थोड़ा सा और ये कर देता हूं, डार्क करता हूं ताकि तुमको समझ में आए। लॉ, ये वर्ड नहीं आया,
ये वर्ड एग्रीमेंट के डेफिनेशन में आया नहीं है। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द जेस्ट ऑफ दिस पॉइंट। ये बेसिक समझ में आ गया ना बेटा, देन द होल कॉन्सेप्ट विल बी लाइक केक वॉक फॉर यू। इट्स वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड कि एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एग्रीमेंट वादा है, प्रॉमिस है, दो लोगों के बीच में कंसिडरेशन होगा, समथिंग इन रिटर्न होगा। अंडरस्टूड? तो ठीक है, एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल दिया, चाहे मॉम डैड का लो, चाहे तुम्हारे बर्थडे वाला एग्जांपल लो, चाहे पार्टी वाला एग्जांपल लो, चाहे बिल्डर वाला एग्जांपल लो, ये सब एग्रीमेंट के कैटेगरी में ही आएंगे। लेकिन बिल्डर वाला जो एग्जांपल है, उसके ब्रीच होने पर, उसके तोड़ने पर, ब्रेक होने पर लॉ बीच में आएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? सो इट इज वेरी मच इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एग्रीमेंट तो इज अ प्रॉमिस। अंडरस्टूड? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। अभी ये प्रॉमिस का डेफिनेशन हम नीचे देखेंगे। अंडरस्टूड? कि प्रॉमिस क्या है, देन इट विल बी मच मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कि इफ यू सी हियर प्रॉमिस, what is a promise? So promise is what, according to section 2b, section 2 subsection b of the Indian Contract Act, when the person to whom the proposal is made signifies his assent, that is much important. assent मतलब approval, राजी, मान गए आप मेरी बात, अप्रूवल। एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल, यू एग्रीड माय वर्ड्स। तो मैंने जो चीज आपको ऑफर किया था, आप वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज व्हाट? प्रॉमिस। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आया? एक बार वापस मैं अच्छे से लिख के तुमको अगेन समझाता हूँ, दैट विल बी मच मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट अ सेकेंड। तो when we will talk about कि how it is being used for the purpose of understanding that what is a contract and what is an agreement. Okay, fine. So we will conclude